इकट्ठे हुए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने दौर में अच्छे काम किए। जो बहस का मौजूद है, जब कोई काम करता है तो उसके दो पहलू होते हैं और हमें अच्छाई और बुराई ये हिस्ट्री पे छोड़ देना चाहिए। हिस्ट्री विल जज के किसने क्या किया। सत्यपाल मलिक साहब, गुलचेन सिंह चारक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाही साहब, रमेश अरोड़ा जी, सरदार मोहम्मद इकराम खान साहब, इन सबको मैं इस हाउस के साथ मिलकर खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ और एक मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। हालांकि जाती तौर पर मैंने इनके साथ, इनमें से जितनी शख्सियत है उनके साथ काम नहीं किया। सिर्फ गुलचेन सिंह चारक साहब के साथ जब मैंने अपनी सियासत की शुरुआत एज ए स्टूडेंट लीडर की तो तब वो मंत्री थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो राजौरी पुंछ का उनका टूर रहता था जम्मू के अंदर। उनका कांग्रेस में प्रोग्राम्स रहते थे और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनकी सरपरस्ती मुझे नसीब हुई और वो एक सेकुलरिज्म की मिसाल थे और कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो काम किया, चाहे वो कल्चर सिर्फ एक किसी मजहब और किसी जात के साथ नहीं बल्कि उस रीजन के कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो काम किया एज प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा, वो काबिल तारीफ है। मैं इस हाउस के साथ मिलकर इन सबको खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ और इनके साथ सरदार मोहम्मद इकराम खान साहब जो हमारे किस्ता पीर पंजाब से आते हैं। हालांकि मुझे काम करने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन जो उनके बारे में सुना कि उन्होंने गरीब लोगों के साथ बॉर्डर पर जब शेडिंग होती थी वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। मैं इस हाउस के साथ मिलकर उनको भी खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका मिला। शुक्रिया, थैंक यू। सरदार नरेंद्र सिंह जी, प्लीज बी ब्रीफ। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे थोड़ी देर में बोलने का मौका दिया। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली मिला भी था, जिसमें सत्यपाल मलिक जी हैं, फार्मर गवर्नर, श्री गुलचेन सिंह चारक जी फार्मर मिनिस्टर, दीनानाथ भगत जी फार्मर MLA, रमेश अरोड़ा जी फार्मर MLC, जिनसे मैं पर्सनली मिला भी और गुलाम नबी शाही जी फार्मर MLC, सरदार मोहम्मद इकराम खान फार्मर MLC, मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी जी फार्मर MLA को नहीं मिला। मैं एक वर्ड अपना मौजूद रहता है और मैं सत्यपाल मलिक जी के लिए एक ही वर्ड बोलूँगा। उन्होंने वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी फेवर में दी। जहाँ तक बात रही तो कुछ शब्द रमेश अरोड़ा जी के लिए बोलूँ, मेरे साथी रहे, उनको अच्छी तरह जानता। स्टूडेंट थे तो एमरजेंसी में अरेस्ट, जो ब्लैक डे ऑफ इस डेमोक्रेसी के जो काला दिन था उन दिनों में वो स्टूडेंट लाइन में अरेस्ट हुए। जैसे आपने कहा 57 उनका बर्थ था, 75 में वो अरेस्ट हुआ। उसके साथ 1980 में पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस वो पटियाला में करने के लिए मिशन, उन्होंने वहाँ नेशनलिज्म का काम किया पटियाला यूनिवर्सिटी में कभी जाते थे। उन्होंने नेशनल विद्यार्थी परिषद का संगठन वहाँ खड़ा किया। 4 साल वहाँ रहे पटियाला में, पूरे पंजाब का टूर करते थे नेशनलिज्म के लिए। तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, पंजाब के स्टेट सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लंबी थे 4 साल अपने जीवन के पंजाब में दिए। जम्मू कश्मीर में कई एजुकेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छे वक्ता थे, एडवोकेट थे, जो एडवोकेट्स की कई एजुकेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेट बात उनका बेटा उसकी डेथ होगी। वो कहते थे कि मेडिकल नेगलिजेंस के साथ उनको बड़ा शॉक लगा उनको। पर एक और अनफॉर्चुनेट था कि बीमार हुए तो उनकी एक किडनी, बचपन से उनकी एक किडनी, तो शायद बेटे के डेथ के बाद शायद को नहीं हुआ था, वो शायद में चले गए, तो दुनिया में नहीं रहे। पर उनका एक बड़ा लंबा इतिहास था, उनके जो किए काम उनको हम जाते रहे। तो जितने भी साथी दुनिया से चले गए, उनके जो अच्छे काम हैं उनको हम आगे याद करें। उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके जो परिवार हैं उनको भी कुछ लिए जावेद राणा जी, आप 2 मिनट चाहते हैं? सबके बारे में बता दिया था और हमारा की तरफ से भी आया। एक MLA वालीपुरा साहब ने बात का रिफरेंस दिया, बात आई तो मैं उसके सामने रखना चाहूँगा कि इसमें भी ऑनरेबल एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब, गुलचेन सिंह चारक साहब फार्मर मिनिस्टर, दीनानाथ भगत साहब फार्मर MLA, गुलाम नबी शाहीन साहब फार्मर MLC, रमेश अरोड़ा साहब फार्मर MLC, सरदार मोहम्मद इकराम खान साहब फार्मर MLC, मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी, इन सबके साथ मेरी बहुत सलामती है और मैं इन सबको आज़ादी को दिलाता हूँ। और जैसे जनाब ने ऑफिस डिफेंस में इनके बारे में जो जनाब के कलाम थे और जनाब ने जो रेफरेंस दिया, मैं उसकी सबसे बात तारीफ करता हूँ, उसकी तारीफ में हूँ। सर मैं ये बात की बात मैंने MLA हमारे वाणीपुरा मेरे साथ हमारे निजाम भट्ट साहब एक बात उन्होंने कही, शायद किसी ने उसको जज किया, फिक्री अमन। उन्होंने कहा कल ये समय हम पे भी आए और ये हक है, ये हक बात है कि आना है। कुरान पाक में है कि अवलम ये सब करूँ तो सी अंकुश ही माँ अफला समावात गलत वमा पाए रखो माई लाभ सकती है। दुनिया जो है ये इसका जो तशरीह है वो ये है कि दुनिया आगे बढ़ता है, परमानेंट पर आगे परमानेंट पर टेम्परेरी। ये निज़ाम जो है कुदरत ने अपना ये निज़ाम जो कुदरत चला रही है ये इसी काम से चला रही है। और फिक्री अमल के बारे में उन्होंने बताया तो उसमें एक लफ्ज़ दूसरा लफ्ज़ आता है, मेरे ख्याल में अगर वो मकाफाती अमल से शुरू करते तो सही इसका मकाफाती अमल जिसका ये मानी है कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, जैसे करोगे वैसे भरोगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सिमिलर टू द कांसेप्ट ऑफ कर्मा।
It means that one believes whether good or bad will have result either in this life or in the hereafter. The principle emphasizes that action have reaction, and people will ultimately be rewarded or punished for the deed. मैं इसी पे अपनी बात को समेटते हुए जरूर ये कहूँगा कि जितने भी हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेटर थे इनके अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन रही अपनी फील्ड में इनको याद किया जाएगा और उन लोगों को भी याद किया जाएगा जो मकाम अहमद की जात में आए। मुझे कुछ कहते हैं आप सबका शुक्रिया करूँगा बहुत आप शायद बोलना कहना चाहते हैं दो तो नहीं बोले आप कहते हो दो ऑनरेबल स्पीकर सर, आज हम सब यहाँ पे श्री सतपाल मलिक साहब को, गुरजैन सिंह चाड़ साहब को, दीनानाथ भट्ट साहब को, गुलाम नबी शाहीन साहब को, रमेश अरोड़ा साहब, जिन्ना भगत सरदार मोहम्मद इसाक खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पणपुरी साहब, इन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। और इन सब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि सतपाल मलिक साहब जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस ये होता है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो IPS आते हैं, IAS आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं फिर जम्मू कश्मीर से जाके ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के हालातों पर लिखते हैं। काश वो यहाँ रहते हुए लिखे हैं तो हमें भी सुकून मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। सतपाल मलिक साहब ने, क्योंकि वो किसान थे और उस यूपी के उस हिस्से वेस्टर्न यूपी से आते थे जहाँ पे किसानों का अपना एक दबदबा है, एक गढ़ है, और किसानों ने जब जब भी आंदोलन उठा है उस वेस्टर्न यूपी से उठा। और ये नहीं कि वो सारी वेस्टर्न यूपी जाटों का है, बल्कि वहाँ हर कौम बस्ती है, वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, राजपूत भी, हर कौम वहाँ बस्ती है, और सब मिलकर उनका अपना एक बोलबाला है और हमेशा उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम किया है। ऑनरेबल MLA साहब जिक्र रंधावा साहब यहाँ बोल रहे थे, मैंने काफी जिक्र किया सतपाल मलिक साहब का, मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहूँगा, इतना जरूर कहूँगा उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर में, क्या किया और जम्मू कश्मीर से जब आगे रिटायर होकर क्या उन्होंने बोला, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जब हम मर्यादा की बात करते हैं, हम असूलों की बात करते हैं, तो असूल पे सब पे लागू होते हैं। एक आदमी जो देश और रियासतों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हो और आखिरी पल जब उसका अंत हुआ हो, दुनिया छोड़ के गया हो, क्या मेरे देश का तिरंगा उसको नजीर नहीं हो सकता? ये दुख, ये खिला, ये शिकवा पूरे देश में किसानों को भी है, हम सब लोगों को भी है। और मैं ये नहीं कहूँगा जैसे मनकोटिया साहब ने कहा, मैं उनको कौम के अंदर नहीं बांटना चाहूँगा कि मैं जिस कौम से आता हूँ उसी कौम से वो आते इसलिए नहीं खिला, नहीं, उनका हक बनता क्योंकि वो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं। दूसरा गुरचैन सिंह चाड़ साहब, चंद रोज पहले उनकी डेथ हुई, मेरे कायद और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे और कमल गुप्ता साहब को हुक्म दिया कि आपने वहाँ उनके जनाजे में जाना, उनके संस्कार पे जाना है। हम लोग गए, वहाँ अफसोस जाहिर किया चाड़ साहब की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी। गुरचैन सिंह चाड़ क्योंकि जम्मू में मेरे पड़ोसी हैं, वो भी काफी अच्छे ओहदों पे रहे, लेकिन मुझे फक्र है गुरचैन सिंह चाड़ साहब के ऊपर तो मैंने बहुत डोगरा सदर सभा चलाई, जैसे मैंने कहा तो महाराजा साहब के टाइम की थी, और ये सभा उस समय बनी और वो सभा खाली डोगरों की नहीं लगती, हिंदू की नहीं, वो हर कौम की है। जैसे मुबारक साहब ने भी कहा, उस डोगरा सदर सभा के अंदर हिंदू था, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और उन्होंने उनकी रहनुमाई आखिरी वक्त किया और हमेशा जम्मू कश्मीर की भाईचारे का और जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी का उसको मजबूत करने के लिए काम किया है। दीनानाथ भगत साहब, ये क्योंकि जब मैं MLC था वो MLA थे 2014 में, और एक बहुत शरीफ आदमी, गाय बगाए उनसे मुलाकात होती थी इस गैलरी में, अपर हाउस और दूसरा हमारा लोअर हाउस, जब हम मिलते थे आपस में, तो उनके दिल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए हमदर्दी थी, हमेशा उनके लिए काम करना चाहते थे। गुलाम नबी शाहीन साहब, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ, मेरी पार्टी के लीडर थे, मेरा ज्यादा वक्त उनसे नहीं बीता। रमेश अरोड़ा साहब, वो शख्स जो मेरे साथ अपर हाउस में थे, वो भी MLC थे, मैं भी MLC था 2014-15 में। शायद वो जिंदगी के और लम्हे भी जीते, जिंदगी का और वक्त भी निकालते, लेकिन उनको एक ही गम ले डूबा कि उनका नौजवान बेटा जो एक ही था वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मारा गया। और इन लोग सबसे हमसे बात करते थे, इनमें से उनके पुलिस हैं जिनसे वो बात करते थे, कहते थे मेरा एक बेटा नौजवान 21-22 साल का इस हॉस्पिटल में मर गया, सरकार भी मेरी थी, मैं भी सरकार में था, MLC का हिस्सा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। वो सबसे इनसे हम सबसे बातें करते थे, यही दुख उनको ले डूबा कि एक आदमी सरकार में हो, सरकार का हिस्सा हो और अपने बच्चे, एक इकलौते बच्चे को न बचा सका, उसी के कारण उनकी जान गई। सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब खिता पीर प्रचार से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, और ज्यादा तो मेरी उनसे कभी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई एक अच्छे आदमी जिन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, गरीबों के लिए रखी, बॉर्डर के लोगों के लिए रखी। मोहम्मद सुल्तान पणपुरी साहब, उनके साथ भी रचना नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, कुछ लोग इस लिस्ट में शाहीन साहब, पणपुरी साहब वो हैं जिनकी विरासत हम हैं और जिस विरासत को आज हम लेके चल रहे हैं। और हम सब, जैसे वैदी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि जो लोग सारे MLA जो दुनिया छोड़ के चले गए, जब मिनिस्टर रहे, वो इतने नहीं कि उनका गुजारा आज चल रहा है। मैं भी कहीं को जानता हूँ, आज भी उनके घरों में मुश्किल है। और हम जब लिखते हैं, मेरे पत्रकार भाई भी जब लिखते हैं, तो सारों को एक ही सांचे में डालते हैं
कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों की रोजी और रोटी की जरूरत है, उस पर हमें अनुमति का आपको गौर करना पड़ेगा, उनके लिए क्या कर सकते हैं उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इन इलाकों के पास बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी भी कुछ नाम पड़े थे, मगर हम इस बहस को इसको समाप्त करना चाहेंगे। दो चार नाम हैं, सजाद शाहीन साहब बोलना चाहते थे, डॉक्टर सजाद शरीफ साहब बोलना चाहते थे, तनवीर साहब बोलना चाहते थे, बारोशा साहब बोलना चाहते थे, इरफान साहब बोलना चाहते थे, लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने कहा कि यहाँ रिवायत दे रही है तो हम चीनी रेफरेंसेज में सिर्फ लीडर बोलते थे पार्टी के। आज हमें जितना हमसे मुमकिन हो सका, बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट आई हमने पूरी एहसास किया, सबने बोला। इसी तरह से हमने कांग्रेस, दूसरी पार्टी को भी, इंडिपेंडेंट को भी, बीजेपी को भी, सबको हमने मौका दिया कांग्रेस करने की कोशिश की। जो रह गए दो चार नाम रिकॉर्ड तो आएंगे कि वो भी यहाँ पर खड़ा जाकर पेश करना चाहते थे। मैं गुजारिश करूँगा जनरल चीफ मिनिस्टर से, वो इन्होंने बोलना चाहिए, इन्होंने नाम नहीं दिया था अपना, उनका जो नाम आए हैं उन्होंने बोला मुझे लिए दोस्तों, ठीक है बोले जो कोई शुक्रिया। और स्पीकर साहब, इस हाउस की एक परंपरा, एक रिवायत है, इस सेशन के पहले दिन वो भी जुड़ी रहते हैं, श्रद्धांजलि उन आत्माओं को दी जाती है जो कभी इस हाउस के हिस्सा रहे हैं। और मैं आपकी बात रखने से पहले इन सभी लोगों को, जो 7 लोग हमसे बिछड़ गए इस दौरान, दिल से मैं श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगा। आज वो यहाँ नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता हमें सिखाती है, जो इस दुनिया में नहीं रहा वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी से तल्लुक करता हो, हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ कोई शब्द बोले जब उस दुनिया में मिला। वही बातें आप करिए, आप बात करिए, क्या 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 वही बातें आप बात करिए अपनी। अब आपसे हम ट्यूशन पढ़ने आए थे। आप सबसे बड़े बोलने वालों में सबसे बड़े, आप आपसे ट्यूशन लेंगे, बहुत अच्छा लेंगे ट्यूशन लेंगे आप। मेरा मुंह नहीं खुलाइए, आज अच्छा नहीं। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इसके खिलाफ कोई शब्द, कोई अल्फाज इस असेंबली में, इस हाउस में बोले, तो आज हमारे बीच में न रहा। इसलिए मैं इन चीज़ों का, नैतिकता का पालन करते हुए तमाम ऐसे लोगों को हृदय से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता, जैसे सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर रहे हैं, गुलचैन सिंह चारक साहब को भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे, दीनानाथ भगत साहब के साथ हमने काम भी किया, पार्टी में भी और असेंबली में भी हमारे कलीग रहे। रमेश अरोड़ा साहब बहुत नज़दीकी मेरी रही उनके साथ। गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार अखलाक खान साहब और सुल्तान पंडित, इनसे हमारी कोई ज़्यादा वाबस्तगी नहीं है। जहाँ तक बात आती है रमेश अरोड़ा जी की, रमेश अरोड़ा जी एक, जैसे कहेंगे कि गरीब दोस्त, गरीबों के एक मसीहा की तरह उन्होंने काम किया जम्मू में। हिंदू रक्षा समिति के भी वो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे, और तब जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब जेनोसाइड हो रहा था, तब भी वो हर जगह पहुंचे, उन लोगों के साथ रहे, उन सेक्शन के साथ रहे। पार्टी में भी उनका बहुत रोल रहा, पार्टी को बनाने में, विस्तार देने में। और MLC भी रहे, दौरान MLC मुझे लगता है कि पूरी स्टेट में पार्टी के तौर पे या MLC के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हमें बहुत अफसोस है वो हमारे बीच में नहीं। और पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया, जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा लीडर खोया। दीनानाथ भगत साहब, इनके साथ बहुत नज़दीकी हमारी रही जब हम पार्टी में काम करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे उधरपुर के, मतलब एक डाउन टू अर्थ आदमी और एक डेडिकेटेड सिपाही की तरह काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी हमें भी अफसोस है, पार्टी को भी और जम्मू कश्मीर को भी है। गुलचैन सिंह चारक हमारे मिनिस्टर भी रहे, और डोगरा की एक पहचान भी, उनको देखने से ही हमें वो पहचान दिखी थी। उन्होंने सामाजिक तौर पे भी बहुत काम किया, और एक डोगरा लेगेसी जिसके लिए मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे उन्होंने लड़ाई भी की और बनाया भी उसको। अभी हाल में ही उनकी मृत्यु हुई, उनका हमें बहुत अफसोस है। सत्यपाल मलिक साहब जो आपकी गवर्नर रहे, इस स्टेट को उन्होंने अपनी सर्विस दी और हमारा फर्ज बनता है आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा जिनके नाम में लिए शाहीन साहब और अखलाक खान साहब या सुल्तान पंडित पुरी साहब, मैं इनको भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और अंत में 2 बातें कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। कभी ये सारे लोग नहीं बैठे, लोगों के मसले मसाइल के लिए उन्होंने लड़ा, और कोई आइडियोलॉजिकल इस्लामाबादी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं, हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरी पीढ़ी भी हो, तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के मुंह से ऐसी बात सुनेंगे जो उनको दर्द पहुंचाए। क्या कभी हम रियलाइज करते हैं इस बात को? इसलिए जो भी हम आज श्रद्धांजलि के दिन बात यहाँ पे रखते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो इनके परिवार वाले होंगे, जो इनके दोस्त, जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, आज वो लोग यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और हम ऐसा बोल के
कम से कम उनके दिल को ठेस न पहुंचाएं, इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे पास कुछ टाइम है जो हमें बोलना होगा, जिससे कि हमें डिबेट करनी होगी, आप मौका जरूर देंगे। आज ही जल्दी हो जाए सबको, आज ही सबको सारी बातें कहनी मुझे लगता है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः दोबारा एक बार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम हुतात्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनुरोध जी बिल्कुल कांग्रेस स्पीकर साहब, मौत से किसको रास्ता बानी है, आज वो कल हमारी बानी है। बिल्कुल वही बात जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने हाउस के सामने रखा, मैंने भी अपनी बात दूसरे अल्फाज में उन्हीं हालात से शुरू किया। आपकी तरफ से जो हाउस के सामने मातमी करारदाद पेश किया गया, उसके हक में बोलने खड़ा हुआ। साथ वो हस्तियां जिनका या तो इस हाउस से या अपर हाउस से या जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक रहा हो, जनाब सत्यपाल मलिक साहब, गुलचैन सिंह तारक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब, फखराब खान साहब और सुल्तान पंडितपुरी साहब। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे करीबी से जानने का मौका मिला। एक आध जिनसे मैं कभी मिला नहीं, और दीनानाथ भगत साहब जो हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए, हालांकि उस वक्त हम उधर बैठे थे, वो इधर। लेकिन जैसे टीसीएन साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में जाके कप पीते हुए लोहाई का मौका तो नहीं जाता था। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता नहीं है। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। कब वो हमें से किसी को नहीं माने, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमने छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहाँ पे मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, किसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। ज्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियों के साथ जुड़ के लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक साहब, मुख्तलिफ पार्टियों में रहते वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासतों में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत में गवर्नर है। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद भी नहीं था। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, फिर गोवा गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए। लेकिन उससे पहले आपने याद दिलवाया, फिर बिहार में भी रहे, और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मिला। मरकज में वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें मलिक साहब का भी होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मानते चलें कि उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोचते और इसी चीज को हम लेके आगे चले। तारक साहब, पिछली हुकूमत में भी मुझे उनके साथ करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुबारक मंडी को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जो बाकी उनका रहा जोड़ा सदर सभा, एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेकर कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है इसको हम बचाते रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, कभी मौका मिला आपको, क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है डिसोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया तो वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे, और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मुझे मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ रास्ता मेरा बना ही रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है।
वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी पर भी मतलब जितना मैं कहूँगा कम होगा, कभी वो जमात से दूर नहीं है। लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद, जिसको शायद गलती से तालिबानी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, वो हमला था, माइंड ब्लास्ट के जरिए उनको ऐसा जख्म मिला। अगर वो उसके बाद घर बैठे तो शायद हमें से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तब भी उस हमले के बाद उतना भारी जख्म उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहाँ पहुंच जाते थे, कहीं पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी कुछ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने में शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेम्बरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर सियासत में आकर भी उनका एक नुमाया रोल रहा। फखराब खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर देखकर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे, लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा था, खान साहब कुछ कहना नहीं है, कहा आप मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारे में मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना ना हम बैठ जाते हैं, ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन रात खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उसके क्या देते कि मैं खड़ा देती पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान गंडीपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत की तरफ से मैं माजरत खां हूँ कि उनका नाम रह गया, नहीं रहना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस लिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतना मांगी गई तो ये नाम रह क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं थे, 90 साल की उम्र थी, महज राजकुमारी से लेकर आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे और उनका नाम रहने जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है, इसके लिए मैं माजरत खां हूँ। तो उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ जिलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाउस को इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। छोटी मुंह बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज हाउस के सामने पेश करूं। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल रहे हैं। मैं जब नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस बुक की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तजवीज किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद एक किसी को उठाई खबर आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस बुक की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने निशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर हालांकि इन दिनों में अपनी जान न खो गया हो तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज पेश करता हूँ कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीजें दोहराएं। कभी कभी कुछ कड़की बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज में सियासत लाई देते हैं। अब यहाँ से इमरजेंसी की बात आई तो वहां से किसी और चीज की बात आ गई। इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब भी ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी तैयार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिलाफ हकीकत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन सही होगा। बाकी मालिक हाउस से आप हैं, आप इस पर गौर करिए, लेकिन अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से मैं इन 7 हस्तियों को खिलाफ हकीकत पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अगर उसी में तो साहब ने जो सुझाव दे दिया है उस पर हम संजीदगी के साथ गौर करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने क्या फैसला ले लिया। वजन है इस आर्गूमेंट का, वजन है जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर है, हम यहाँ पर भी कोशिश करते हैं उसमें से लाने के लिए, तो इसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे। अब ये ऐवान मरहूम सत्यपाल मलिक, मरहूम गुलचैन सिंह चारक, मरहूम जीना नारपागर, मरहूम गुलाम नबी शाहीन, मरहूम रमेश अरोड़ा, मरहूम मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी और मरहूम मोहम्मद अखलाक खान के इंतकाली पुरमलाल पर गहरे रंजोगम का इजहार करता है। अब मैं तमाम मौजूद मेंबरान से दरखास्त करता हूँ कि वो अपनी निशस्तों पर खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। इसके साथ ही
हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम मुल्क के 27 अक्टूबर रोज सोमवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे। अभी चलिए ना, फिर बात नहीं करते। इस वक्त नहीं, आपको मौके दे दूंगा। इस वक्त मौका नहीं दूंगा, नहीं होगा। पैसे बैठिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको, भरपूर टाइम दे दूंगा। किसी को क्या नहीं, और इस वक्त पैसे बैठे। इस वक्त जो बिजनेस है आपके सामने, इसकी सेंसिटिविटी कर रहे हैं, आप पैसे बैठो। आज के इस सेशन में आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला से दरख्वास्त हूँ कि ये सेशन हम सब के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। आप सब जानते हैं कि हमें जो कैलेंडर आपको दिया है, आपको मालूम हुआ होगा कि हमारे पास टाइम मुख्तसर है। हमें इस मुख्तसर टाइम का भरपूर फायदा उठा के इसको ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम है कि तीसरे और चौथे असेंबली इजलास के वक्फे के दौरान हम सब मौजूद साथियों से मदद हो गए और जिनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के फरिश्तेकार में पहले भी जिक्र किया गया है। नंबर 1, श्री सतपाल मलिक, साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर। मरहूम सतपाल मलिक साबिक गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर जुलाई 1946 में बागपत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मरहूम सतपाल जी ने मीरठ यूनिवर्सिटी, जिसे अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, से बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc और बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्रियां हासिल की। मरहूम सतपाल जी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज बतौर तालिब इल्म रहनुमा किया और 1974 में उत्तर प्रदेश की कानून असेंबली के लिए बतौर रुकन मुंतखब हुए, जहां मरहूम ने चौधरी चरण सिंह की जमात भारतीय कराची दल की नुमाइंदगी की। अपने तवील और कामयाब सियासी सफर के दौरान मरहूम सतपाल जी ने मुतअद्दिद बड़ी सियासी सतपाल जी मुतअद्दिद बड़ी सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, जिनमें लोकदल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बैद-ए-आज़म भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। मरहूम कायद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, राज्यसभा और लोकसभा में बतौर रुकन खिदमत अंजाम दी और मरकजी सतह पर बतौर वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी उमूर व सयाहत के ओहदे पर भी फाइज रहे। जनाब मरहूम सतपाल जी साल 1980 में लोकदल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से राज्यसभा के रुकन बने और बैद-ए-आज़म साल 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। मरहूम कायद साल 1999 का 1991 अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। साल 2004 में मरहूम कायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई अहम तंजीमों पर फाइज रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर, बीजेपी किसान मोर्चे के ऑल इंडिया इंचार्ज और जमात के कोई नायब सदर शामिल हैं। अपनी नुमाया अवामी खिदमत के दौरान मरहूम सतपाल मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 का 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 का 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 का 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 का 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरे कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफगोई और हुक्मरानी व समाजी इंसाफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे। तवील अदालत के बाद मरहूम सतपाल जी 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 79 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। मरहूम कायद की वफात से मुल्क ने मंजी हुई सियासतदान, तजुर्बाकार मुंतजिम और बेबाक अवामी खादिम को खो दिया। उन्होंने कौमी वालाकाई सतह पर नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। नंबर 2, श्री गुरचरण सिंह चारक, साबिक वजीर व मेंबर जम्मू कश्मीर कानून साज कौंसिल। जनाबी गुरचरण सिंह चारक एक तजुर्बाकार सियासतदान और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर रहे। मरहूम चारक साहब जिला सांबा से ताल्लुक रखते थे और साल 1945 में पैदा हुए। एक शेड्यूल निर्देशी परवरिश पाने वाले चारक साहब ने अपना सियासी कैरियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू किया, जिसके साथ वो एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहे। मरहूम ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी तवील वाबस्तगी के दौरान मुख्तलिफ अहम पदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जिनमें ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और मुल्क की कई अहम रियासतों के बतौर इंचार्ज भी अपने फराइज सर अंजाम दी। 17 मार्च 1997 में, 16 मार्च 1999 और 10 मार्च 2003 तथा 9 मार्च 2009 दो मरतबा मरहूम गुरचरण सिंह चारक जम्मू कश्मीर कानून साज कौंसिल के मेंबर है। मरहूम अपने नुमाया कैरियर के दौरान कई अहम पदों पर फाइज रहे। मरहूम ने 2005 से 2005 था 2008 उस वक्त के वज़ीर आला मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद की सरकार वाली बीजेपी कांग्रेस की मखसूस सरकार में कादियाना में बतौर पैनल आमा, एला तालीम और इंतजामी इस्लाहात के विजिट के तौर अपने फराइज अंजाम दिए। मरहूम अंडमान डोगरा सदर सभा के सदर रहे। शोबे जुम्मती तरक्की और बहनी भाईचारे के फरोग, खासकर पूंछ और राजौरी जैसे मिलिटेंसी मुताशरा इलाके जात में मुश्किल वक्त के दौरान उनकी कारकर्दगी के सबब बड़े पैमाने पर उनका एहतराम किया जाता था। मरहूम 17 अक्टूबर 2025 को 83 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद इस दुनियावी पानी से रुखसत कर गए। मरहूम चारक साहब की वफात एक सियासी, समाजी और सकाफती ताने बाने के लिए एक बड़ा नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वफात ने जम्मू कश्मीर यूपी को एक मुमताज आजम, एक काबिल मुंतजिम और दोगला शनाख्त इक़्तिदार के एक सरगर्म वकील से महरूम कर दिया है। श्री दीननाथ भगत साबिक
रुकन कानून साज असम्बली मरहूम दीनानाथ भगत साबिक हुकुम असम्बली 15 अगस्त 1947 गाँव रंग राम नगर जिले उधमपुर में पैदा हुए। हमारी जिंदगी में आने से कबल मरहूम भगत जी ने महकमे जंगलात में नाहियत कहना तो जानत के साथ खिदमत अंजाम दी और रेंज ऑफिसर के वजह से सुखबुश हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके अपनी सियासी सफर का आगाज किया। 2014 के आम इंतखाबात में वो हल्के इंतखाब चुनावी से रुकन मुंतखब हुए, जहां मरहूम ने अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए शब रोज काम किया। अपनी सियासी सफर के दौरान जनाब भगत जी ने कई अहम अहदों पर खिदमत सर अंजाम दी। वो 4 साल तक बीजेपी उधमपुर के नायब सदर और 6 साल से जायद अरसे तक बीजेपी उधमपुर के सदर के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। उसके अलावा मरहूम आलिम जावरदीन कमेटी बराई शेड्यूल कास्ट मोर्चा के रुकन भी रहे। वैसे भी कानून साज मरहूम भगत जी उस वक्त की जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कमेटी बराई तकमीन यानी असमीन और कमेटी बराई माहौलियात एनवायरमेंट कमेटी के रुकन भी रहे, जहां मरहूम ने कानून साजी और अवामी पॉलिसी के मामलों में मौसर किरदार अदा किया। जनाब दीनानाथ भगत अपनी इंतसारी आवाम से करीबी राब्ते और खिदमत हलक के जज्बे के बायस तमाम सियासी हलकों में यकसान तौर पर एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। मरहूम कायद गरीब पसंदा और महरूम तबकात की फलाह के लिए गहरी जल्दी से काम करते रहे। खुसूसन अपने हल्के की तरफ से नहीं है उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। मरहूम भगत जी की रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी बरादरी के लिए बिलखुसूस जिला उधमपुर के आवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है। जनाब भगत जी तवील अदालत के बाद 8 सितंबर 2025 को वफात पा गए। उनके इंतकाल से हमने एक मुखलिस समाजी नुमाइंदा, एक बाअमल समाजी कारकुन और पसंद तबका के पुरजोश आदमी को खो दिया है। जनाब गुलाम नबी शाहीन साबिका रुकन कानून साज काउंसिल मरहूम गुलाम नबी शाहीन साबिक रुकन कानून साज काउंसिल 1956 में नवाबाजाद श्रीनगर पर तवल्लुद हुए। मरहूम ने अमरसर कॉलेज श्रीनगर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और काम उम्मीद से सियासी सरगर्मी की तरफ राग़िब हुए। 1970 की दहाई में मरहूम शाहीन साहब ने अवामी सदरी सर्कल में नुमाया किरदार अदा किया और बाद 1970 में जम्मू कश्मीर यूथ फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार करके बतौर खजांची यानी ट्रेजरर खिदमत अंजाम दी। मज़कूरा तंजीम जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील होने के बाद मरहूम को सूबा कश्मीर के नायब सदर के वज़ीफे पर फाइज किया गया। जनाब गुलाम नबी शाहीन साहब का सियासी सफर पूरा इस्तिकामत को वफादारी से भरपूर रहा। साल 1984 के सियासी इंतशार के दौरान मरहूम शाहीन साहब को गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान मरहूम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मरहूम ने अपनी जमात और क़यादत के साथ वफादारी में कभी लंचिश नहीं आने दी। बायदादा मरहूम कायद जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल काउंसिल के सदर भी मुंतखब हुए और वादी में सियासी सरगर्मी की बहाली में करीबी किरदार अदा किया। खासतौर पर जनवरी 1996 में एक तारीखी यूथ कन्वेंशन मुनक़िद हुआ जो सियासी तारीख का एक नुमाया बाब है। मरहूम मौलाना नबी शाहीन 18 मार्च 1997 को जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 16 मार्च 2007 तक अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम देते रहे। मरहूम कायद अपनी जानत खुलूस बेल खिदमत पूरज़म क़यादत और जमात अवाम के तहीन गैर मुद्दत वाबस्तगी के बायस हर्ज लजीज थे। तवील अदालत के बाद जनाब गुलाम नबी शाहीन 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में वफात पा गए और उनकी वफात से रियासत एक मुखलिस वफादार और बाक़िदार सियासी रहनुमा को खो दिया है और उनकी खिदमत को बरसे दराज याद रखा जाएगा। जनाब रमेश अरोड़ा साबिक रुकन कानून साज काउंसिल मरहूम रमेश अरोड़ा साबिक रुकन कानून साज काउंसिल 5 अक्टूबर 1957 को जम्मू में पैदा हुए। मरहूम कायद ने बैचलर ऑफ साइंस एलबीएससी और बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। मरहूम रमेश जी एक मुमताज व्यक्ति और मुखलिस अवामी खिदमत गुजार थे। अपनी पूरी जिंदगी में मरहूम अरोड़ा अपने नजरिया और उसूल के साथ गहरे अज़म के साथ वाबस्ता रहे। साल 1990 की दहाई में मरहूम हिंदू रक्षा समिति के सदर रहे, जिसे मरहूम के समाजी और फलाही उमूर में तवील वाबस्तगी की अक्कासी होती है। मरहूम कायद अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2019 तक कानून साज काउंसिल के साथ गर्म रुकन रहे। इस दौरान मरहूम अरोड़ा जी रियासती नायब सदर और वाजी रशीद के समाजी सकाफती वादी सरगर्मी के इंचार्ज नामजद किए गए। मरहूम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सबसे ज़ायद मज़ामीन तहरीर किए। अलावा इसी मरहूम बार एसोसिएशन के नायब सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे। सियासी तौर पर जनाब अरोड़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाया और मौसर आवाज़ के हामिल रहनुमा थे। अपनी कानूनी खिदमत के दौरान मरहूम सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर के मनसब पर फाइज रहे और अपनी हुआ बरादरी में नहायत इज़्ज़त और एहसान की निगाह से देखे जाते थे। कानून इंसाफ के मैदान में मरहूम कायद की खिदमत को कानूनी बरादरी ने जबरदस्त तराज तहसीन पेश किया। मरहूम के खुसूस गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद में गहरी दिलचस्पी रखते थे। मरहूम अरोड़ा जी को अपनी जनदारी मेहनत और अपनी जमात और कारकुनात से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए वसी पैमाने पर पसंद किया जाता था। मरहूम की अला अखलाकी किरदार और खुलूस शख्सियत ने उन्हें एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर मुमताज़ बनाया था। मक़बूल अदालत के बाद जनाब रमेश अरोड़ा जी 4 मई 2025 को 68 साल की उम्र में वफात पा गए और उनकी वफात से रियासत एक मुखलिस बावसूर और सरगर्म अवामी रहनुमा को खो दिया है, जिनकी खिदमत को नई फूट हमेशा याद रखेगी। सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब के रुकन कानून साज काउंसिल मरहूम सरदार मोहम्मद इकबाल खान साबिक रुकन जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल 3 मार्च 1945 को गाँव वाटा दौरिया तहसील नेंदर गले पूछ का तवल्लुद हुए। मरहूम खान साहब कानूनी से ही अवामी जिंदगी से गहरी वाबस्तगी रखते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी थी। मरहूम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे और मज़कूर जमात में मुख्तलिफ तंजीमी जिम्मेदारियां अंजाम दी, जिनमें ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बालाकोट, जोनल सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेंदर और जिला नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल। मरहूम कायद का सियासी सफर खुलूस इंतसारी और अवामी फलाह बहबूद के गैर मुतज़लज़ल अज़म से भरपूर था। खुसूसन जिला पुलिस की दूर दराज और सरहदी इलाकों के अवाम के लिए मरहूम की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मरहूम
सरदार मोहम्मद इकबाल खान बतौर रुकनी कानून साहब काउंसिल मुंतखब हुए और अपनी मदद की रुकनीत के दौरान कानून साजी और अवामी मसाइल पर नहायत ईमानदारी और खलूस के साथ काम करते रहे। मालूम अपने सियासी दौर में माशी व समाजी मसाइल के हल के लिए कोशाल है और दीनी तरक्की, तालीम और समाजी इंसाफ के जबरदस्त हानि के तौर पर जाने जाते थे। अवामी खिदमत के साथ साथ मरहूम कायद समाजी व सकाफती सागोनी से भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। मरहूम समाजी बुराई के खात्मे और इस्लामी तालीमात व अदबी ज़ौक़ के फरोग़ के लिए सरगर्म रहे। सादा तारीख़ की एरा अखलाक और अवामी खिदमत के जज्बे में मरहूम कायद को सियासी व समाजी हलकों में यकसान तौर पर नुमायां हैसियत रखी थी। सरदार मोहम्मद इकबाल खान 28 सितंबर 2025 को अपने आबाई गाँव दरकुश में वफात पा गए। मरहूम कायद की वफात से जम्मू कश्मीर की सियासी व समाजी बरादरी को दिलमोह और दरकुश के अवाम को बिलखुसूस एक मुखलिस, जानदार और खिदमतगुजार रहनुमा को नाकाबिल की नुकसान पहुंचा है। ऑनरेबल मेंबर्स, ये जो हमारे एजेंडा जिसका बिजनेस में नाम दिए थे आपको, जो हमारे साथी हमसे बिछड़ गए, उसके अंदर हमें इतला मिली है। आज सुबह इतला मिली हमारे एक और साथी मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी साहब भी इस दुनिया से गहरत कर गए। हम ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं हम डीसी से कलेक्ट करते हैं। डीसी को देखते हैं कि आपके इलाके में क्या कोई साबित लेजिस्लेटर जो है वफात पा गया है, तो वहाँ कुपवारा से जो हमें इतला मिली थी डीसी ऑफिस से, उन्होंने कहा यहाँ से कोई वफात नहीं कर रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। पीछे ये कहा था कि डीसी को बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यहाँ पर चीफ के साथ भी तशरीफ फरमा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमने डीसी लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने डीसी लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने रियासी से भी डीसी रियासी से इन्फॉर्मेशन मांगी और अभी तक उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत। और एक्शन करना चाहिए, एक्शन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन कुपवारा से मिली, वाजा अल्फाज में लिखा कि इस सिलसिले में यहाँ की इन्फॉर्मेशन को नील समझाया, यानी कोई यहाँ से वफात नहीं पा गया। हालांकि मोहम्मद सुल्तान एक बासठ सियासी शख्सियत थे। मेरे साथ 1977 में जब मैंने 1970 में इस ऐवान का पहली बार नंबर मुंतखब हुआ तो पंडित पूरी साहब भी मुंतखब हुए। एक बासठ सियासी शख्सियत थी और एक डायनेमिक थी। अभी उनकी डायनेमिज्म के लिए उसको जाना जाता था, बहुत एहतराम से देखा जाता था। तो मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी तजुर्बाकार सियासी शख्सियत और हल्के इंतखाब लैंग्वेज से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए, जिनका मई 2025 में 90 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ। मरहूम को अपनी तवील और बासठ सियासी कहने के लिए जाना जाता है। वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम शख्सियत थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन भी रहे। दायरा मरहूम गुलाम शाह की पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। मरहूम ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी शुमारियत तख्ता की। तवील अदालत के बाद मरहूम नूरबाग बारामूला में अपनी राह लाकर मई 2025 को इस दुनियावी पानी से वो रिहायत कर गए। अब फिर आगे नंगा जॉन नंगा राजा की पेश करना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहता हूँ। कौन बोलना चाहता है? हाँ जी साहब बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको मशहूर हूँ कि आज की सब्सिडी रेफरेंस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में लिखा गया है। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में जिक्र फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, हुसैन जी तारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इकबाल खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी। मैं गुलाम नबी शाहीन साहब से शुरू करना चाहता हूँ। इस रियासत की एक मायनाज शख्सियत रही है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्त दी। सियासी तौर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और शेख कश्मीर के आइडियल्स के साथ वाबस्ता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे याद है जब वो यूथ में काम करते थे तो हमारे इलाकों में सागर साहब, मुबारकुल साहब और शाहीन साहब आया करते थे और लोगों के जितने भी मुश्किलात होते उनको वक्त की हुकूमत के साथ उनकी नोट्स में ला के एडिटेट करते। और ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 90 में जब यहाँ से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिनमें हम सब दुखों के शिकार हुए और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन जितने खतरनाक थे उनका मैं भी गवाह हूँ। और किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सहारा देते, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभालने को चलते थे, वो भी आज। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर